वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम प्रेप। आज है 13 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का पहला आर्टिकल महापाषाण डोलमेन स्थल के बारे में है। अभी हाल ही में दक्षिण कन्नड़ में मूडबिद्री के पास मुदुकोनाजे में महापाषाण डोलमेन स्थल पर किए गए पुरातात्विक अन्वेषणों में संरक्षण के विभिन्न राज्यों में अद्वितीय टेराकोटा की मूर्तियां पाई गई हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ये भारत में महापाषाण संस्कृति अपने विभिन्न प्रकार के अंत्येष्टि और लोहे के उपकरणों के लिए जानी जाती है। ऐसे स्थलों में से डोलमेन एक है। इनकी विशेषताओं में तो डोलमेन के नीचे ऑर्थोस्टेट्स के नाम से जाने जाने वाले विशाल पत्थर के स्लैब को दक्षिणावर्त क्रम में खड़ा किया गया है, जिससे एक वर्गाकार कमरा बन गया। इस वर्गाकार कक्ष को एक अन्य विशाल पत्थर की शिला से शिखर के रूप में बंद किया गया था। आमतौर पर पूर्वी स्लैब पर एक गोल या यू आकार का प्रवेश द्वार बनाया जाता था, जिसे पोर्ट होल के रूप में जाना जाता था। इसे दक्षिण भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कलमाने, पांडवरा माने, मोरियारा माने और मोरियारा बेट्टा आदि, जिससे आम लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। मुदुकोनाजे स्थल के मुख्य निष्कर्ष या मुख्य तथ्य इसके तो इसे प्राप्त मूर्तियां 800 से 700 ईसा पूर्व की हैं। ये सबसे बड़ा महापाषाण डोलमेन स्थल था, जिसमें एक पत्थर की पहाड़ी की ढलान पर 9 डोलमेन शामिल थे। प्राप्त 9 मूर्तियों में से 2 गाय, 1 मातृदेवी, 2 मोर, 1 घोड़ा, 1 देवी मातृ का हाथ और 1 अज्ञात वस्तु शामिल है। 2 गायों में से एक बैल के सिर वाला ठोस हस्त निर्मित मानव शरीर है और इसकी ऊंचाई लगभग 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें एक बैल की तरह स्पष्ट थूथन है और इसका स्त्रीत्व इप्लिक विधि द्वारा जुड़े 2 स्तनों द्वारा अच्छी तरह से प्रमाणित है। दाहिनी बाह के नीचे से गर्दन के बाईं ओर तक ग्रोव की एक पतली रेखा बनाई जाती है। इसकी 2 भुजाएं हैं, परंतु हाथ टूटे हुए हैं। बायां हाथ सामने की ओर मुड़ा हुआ है। एक चपटा और चौड़ा पेट और पेट के नीचे एक गोल भाग दिखाई देता है। 2 पैरों का संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। हेड गियर के रूप में सिर के पीछे एक लंबा गोल जूड़ा दिखाई देता है। दूसरी गाय गोजातीय एक और ठोस हस्त निर्मित मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। इसमें एक गोजातीय थूथन और एक आदर्श हेड गियर है। इसमें गर्दन के चारों ओर और पेट के नीचे पिपली अलंकरण है। इसके नीचे कोई पैर नहीं है, बल्कि मूर्ति को खड़ा करने के लिए एक सहारा है। दोनों मोरों में से एक ठोस मोर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इसे लाल गेरू से डुबाया गया है और इसके पंख धरती की ओर झुके हुए हैं। एक अन्य मोर का एक लंबा सिर अलग से बनाया गया है, जिसे उथल शरीर में डाला जा सकता है। इसका शरीर गायब है और पंख ऊपर की ओर डिजाइन किए गए हैं। देवी माँ के धड़ पर सिर, हाथ और पैर नहीं है। इसका महत्व क्या है? तो डोलमेन में पाई जाने वाली गायें इसके कालक्रम को निर्धारित करने में मदद करती हैं। महापाषाण कब्रगृहों में पाए गए टेराकोटा तटीय कर्नाटक के भूत पंथ या दैव आराधना के अध्ययन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। गाय गोजातीय या गाय देवी की समानताएं केरल और मिस्र की मालमपुझा महापाषाणीय टेराकोटा मूर्तियों में थीं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल बाजार अधिनियम के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डिजिटल बाजार अधिनियम के तहत 6 प्रौद्योगिकी दिग्गजों अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, बाइटडांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट को गेटकीपर के रूप में नामित किया है। डिजिटल बाजार अधिनियम क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। यह एक अभूतपूर्व यूरोपीय कानून है, जिसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को सामान और सेवाओं से जुड़ने वाले बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बाजार शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना है।
यूरोपीय आयोग का मानना है कि बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर नियंत्रण रखने से अधिक प्रतिस्पर्धा और विकल्प, अधिक नवाचार, बेहतर गुणवत्ता और कीमतें कम हो सकती हैं। इसके प्रमुख उपाय तो डिजिटल गेटकीपर लोगों के डाटा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर सख्त प्रतिबंध, उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अपनी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति देनी होगी। मैसेजिंग सेवाएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को एकत्रित और साझा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि उदाहरण मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप उपयोगकर्ता टेलीग्राम जैसी पूरी तरह से अलग मैसेजिंग सेवा पर सीधे संदेश भेजने में सक्षम होंगे। उपयोगकर्ताओं को उपकरण में प्रीलोडेड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का विकल्प प्रस्तुत करना। ऑनलाइन खोज करने पर गेटकीपरों को अपने स्वयं के उत्पादों या सेवाओं को दूसरों की तुलना में उच्च रैंकिंग देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा दी जाने वाली कोई भी सेवा जो निम्न 2 मानदंडों को पूरा करती है उसे गेटकीपर नामित किया जाता है। उनका बाजार मूल्य कम से कम EUR 75 मिलियन लगभग 82 बिलियन है। एक सोशल प्लेटफॉर्म या ऐप का मालिक हो जिसका उपयोग हर महीने कम से कम 45 मिलियन लोग करते हों या कम से कम 10,000 सक्रिय व्यावसायिक उपयोगकर्ता हों। इस अधिनियम का बड़ा हिस्सा 2023 के दौरान लागू करने योग्य हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मकड़ी की नई प्रजातियों के बारे में है। तो अभी राजस्थान के डेजर्ट में 2 मकड़ी की नई प्रजातियां की खोज की है। और एक राजस्थान और एक सोलापुर के संरक्षण स्थलों से मकड़ी की 2 प्रजातियां पाई गई हैं। तो इसमें एक पल्सीपनमस गोंडवान और पल्सीमनस मालधोक पाई गई है। तो ये इस तरह से दिखती हैं कुछ मकड़ी की नई प्रजातियों के बारे में। तो इन 2 प्रजातियों गोंडावान और मालधोक का नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के स्थानीय नाम के सम्मान में रखा गया है। इन मकड़ियों की विशेषताएं तो मकड़ियां ये विशेष रूप से शर्मीली होती हैं, परेशान होने पर चट्टानों के नीचे या दरारों में छिप जाती हैं। इनका रंग मैरून है। ये एक अनूठी विशेषता है जो अपने जीनस पल्पिनिडे में अन्य 2 ज्ञात प्रजातियों के समान है। ये जमीनी प्रजातियां हैं और इनका शरीर भारी है। इनकी क्षमता मकड़ियों की तरह गुब्बारे फुलाकर, अपना जाल बिछाकर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फैलाना सीमित है। ये एक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मुख्य तथ्य, यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और भारत की प्रमुख घास भूमि प्रजाति है। यह दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और भारत का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। ये इसका वितरण तो इसकी राजस्थान में लगभग 150 बची है जो विश्व की कुल जनसंख्या का 95% है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर जिले में है जिसमें इस प्रजाति का प्राकृतिक आवास डेजर्ट नेशनल पार्क भी शामिल है। गुजरात में कच्छ के घास के मैदान में जहां इनकी भारत में दूसरी सबसे अधिक आबादी है। महाराष्ट्र के सोलापुर, कर्नाटक के बेल्लारी और हावेरी और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के शुष्क क्षेत्र में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। इसकी संरक्षण की स्थिति तो ये IUCN की सूची में गंभीर संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में आता है। ये साइट्स की या परिशिष्ट की अनुसूची 1 में है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में पाया जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निपाह वायरस के बारे में है। तो अभी हाल ही में देखा गया केरल स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अप्राकृतिक मौत के कारण मरने वाले 2 लोगों के निपाह वायरस से संक्रमित होने का संदेह होने के बाद कोझिकोड में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। तो आइए जानते हैं निपाह वायरस के बारे में। निपाह वायरस संक्रमण का एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। निपाह वायरस इंसेफ्लाइटिस का कारण पैराइक्सोविरिडे परिवार जीनस हेनिपावायरस का एक RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस जीव
बनता है और हेंड्रा वायरस से निकटता भी रखता है। यह पहली बार 1998 और 99 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। ये पहली बार घरेलू सूअरों में दिखाई दिया और कुत्तों, बिल्ली, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में भी पाया गया था। इस संक्रमण तो ये रोग टेरोपस जीनस के फल खाने वाले चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है, जो निपाह और हेंड्रा वायरस के प्राकृतिक भंडार के रूप में कार्य करते हैं। ये वायरस चमगादड़ के मूत्र और संभावित रूप से चमगादड़ के मल, लार और जन्म मतलब एक से दूसरे में भी ये चला जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सामान्यतः मानव संक्रमण एक इंसेफेलेटिक सिंड्रोम के रूप में प्रकट होता है, जो बुखार, सिरदर्द, ऊनीदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित मृत्यु से भी चिन्हित होता है। इससे भी इसको पहचाना जाता है। इसके उपचार में तो इस वायरस का कोई निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल जीन ड्राइव तकनीकी के बारे में है। अभी भारत, ब्राज़ील और पनामा में बाहरी मच्छरों को आनुवांशिक रूप से नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित स्थितियों में जीन ड्राइव तकनीकी का उपयोग किया है, तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए जान लेते हैं जीन ड्राइव तकनीकी के बारे में। जीन ड्राइव एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी है जो जीन को संशोधित करती है। इस तकनीकी की कल्पना इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ऑस्टिन बर्ट ने की थी। यह तकनीकी मलेरिया पैदा करने वाले मच्छरों जैसे संक्रामक प्रजातियों को खत्म करने का एक प्रभावी तरीका हो सकती है। इस तकनीकी के तहत मच्छरों को मेंडेलियन आनुवांशिकी के नियमों का पालन करने के लिए वंशानुक्रम के बजाय चुनिंदा जीन विरासत में मिले हैं। इसमें एक प्रोटीन मच्छर के डीएनए को ऐसे हिस्से में काट देता है जो जीनोम में एक विशेष अनुक्रमण को इनकोड नहीं करता। यह कोशिका में सुधार के लिए डीएनए युक्त एक प्राकृतिक तंत्र को ट्रिगर करता है और कोशिका को क्षतिग्रस्त हिस्से में ड्राइव अनुक्रमण नामक अनुक्रम को शामिल करने के लिए मजबूर करता है। अभी हालिया विकास क्या हुआ है इसके बारे में? तो ये इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने आनुवांशिक रूप से मच्छरों के मध्य आंत में व्यक्त एक जीन को बढ़ाया जो मैगनीन 2 और मेलिटिन नामक दो रोगाणुरोधी पदार्थों का स्राव करता है। ये मध्य आंत में प्लाज्मोडियम परजीवी के विकास के लिए भी हानिकारक है और मादा मच्छरों के जीवन काल को भी कम करते हैं। कंप्यूटेशनल मॉडलिंग अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि यह दृष्टिकोण मलेरिया संचरण को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में है। अभी राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों को विद्या समीक्षा केंद्र खोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आइए जानते हैं विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में। विद्या समीक्षा केंद्र एक डेटा भंडारण है जिसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं का डाटा होगा। इस केंद्र के नियंत्रण कक्ष प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को ट्रैक करने के लिए डेटा एकत्र करेंगे और साथ ही एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सरकारी योजनाओं से एकत्रित डाटा का विश्लेषण करेंगे। इस भंडारण में नियमित रूप से अद्यतन डेटा शामिल होगा। पीएम पोषण मध्यम भोजन कार्यक्रम, स्कूल प्रमुख और शिक्षकों को समग्र उन्नति पोर्टल के लिए राष्ट्रीय पहल की शिक्षक प्रशिक्षण डाटा, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से पाठ्य पुस्तक सामग्री, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली पर स्कूल छोड़ने वालों और उपस्थिति में संबंधित डाटा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से छात्रों को सीखने के परिणाम, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर में स्कूली शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करता है। फंडिंग, इसकी फंडिंग केंद्र के बीएसके को अपनाने और स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य को 2 से 5 करोड़ रुपए तक की धनराशि आवंटित की गई है। इसका महत्व क्या है? तो बीएसके विकसित करने का विचार सकल पहुंच अनुपात का आकलन करने के लिए जनसंख्या परत के साथ स्कूल स्थान परत को मैप करना भी है।
यह क्षेत्र की कौशल आवश्यकताओं को समझने के लिए नए स्कूलों या उद्योगों समूहों की योजना बनाने में मदद कर सकता है और मांग और भविष्य के परिदृश्यों के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों की योजना बनाने में भी मदद कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के बारे में है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण दुनिया के महासागरों को विनाशकारी जलवायु परिवर्तन से बचाने की मांग करने वाले छोटे द्वीप देशों के एक समूह द्वारा लाए गए एक ऐतिहासिक मामले की सुनवाई करेगा। समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के बारे में, यह समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। संगठन तो इस ट्रिब्यूनल में 21 स्वतंत्र सदस्यों से बना है। कन्वेंशन के राज्यों की पार्टियों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा चुने गए सदस्य और प्रत्येक राज्य अधिकतम 2 उम्मीदवारों को नामांकित कर सकती है। इसका क्षेत्राधिकार तो ये कन्वेंशन की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद पर और किसी भी अन्य समझौते में विशेष रूप से प्रदान किए गए सभी मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र है, जो ट्रिब्यूनल को क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कन्वेंशन से संबंधित विवाद तो ये समुद्री क्षेत्रों के परिसीमन, नेविगेशन, समुद्र के जीवित संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान से भी संबंधित है। ट्रिब्यूनल कन्वेंशन के पक्षकारों के लिए खुला है, अर्थात राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जो कन्वेंशन के हस्ताक्षर पक्षकार हैं उन सब के लिए ये खुला है। ये राज्यों की पार्टियों के अलावा अन्य संस्थानों के लिए भी खुला है, यानी राज्य या अंतर सरकारी संगठन जो कन्वेंशन के पक्ष में नहीं है, और राज्य उद्यमों और निजी संस्थाओं के लिए भी खुला है। ट्रिब्यूनल की सीट जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में है। तो अभी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री पूर्वी आर्थिक मंच में भाग लेंगे, जो रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जा रहा है। तो ये देखते हैं इस मैप में, ये पूरा रूस का एरिया है, इतना ये पूरा रूस का एरिया है, और यहाँ पे ये है व्लादिवोस्तोक शहर, और ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है। ये एरिया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दायरे में आता है। आइए अब देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी स्थापना 2015 में रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए की गई थी। यह रूसी और वैश्विक निवेश समुदायों के भीतर संबंध स्थापित करने और मजबूत करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। रूसी सुदूर पूर्व की आर्थिक क्षमता, इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले निवेशकों के अवसरों और उन्नत विशेष आर्थिक क्षेत्रों के भीतर व्यावसायिक स्थितियों के व्यापक विशेषज्ञ मूल्यांकन के लिए है। रूस सुदूर पूर्व के बारे में इसमें मुख्य तथ्य, तो ये रूस का सबसे पूर्वी भाग है। ये मैक्रो क्षेत्र 2 महासागरों प्रशांत और आर्कटिक और 5 देशों जिसमें चीन, जापान, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और DPRK से घिरा है। सुदूर पूर्व क्षेत्र 4 समय क्षेत्रों और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये उत्तरी रेगिस्तान से लेकर उपोष्णकटिबंधीय तक है। ये हीरे, बोरेक्स आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। देश के सभी कोयला भंडार और हाइड्रो इंजीनियरिंग संसाधनों का लगभग 1/3 हिस्सा यहीं पर पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फिनटेक के लिए स्वनियामक संगठन के बारे में है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर ने फिनटेक संस्थाओं को एक स्वनियामक संगठन SRO बनाने के लिए कहा है। स्वनियामक संगठन के बारे में, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो उद्योग में संस्थानों के आचरण से संबंधित नियमों और मानकों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा करना और नैतिकता, समानता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है। ये आमतौर पर नियम और विनियमन तैयार करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सहयोग करते हैं। SRO के कार्य क्या है? तो ये मान्यता प्राप्त SRO अपने सदस्यों और RBI के बीच 2 तरफा संचार मतलब कम्युनिकेशन के रूप में काम करेगा। ये न्यूनतम मानक और मानक स्थापित
करने की दिशा में काम करेगा और अपने सदस्यों के बीच पेशेवर और स्वास्थ्य बाजार व्यवहार स्थापित करने में मदद करेगा। ये अपने सदस्यों और अन्य लोगों के स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे और जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। ये अपने सदस्यों के बीच एक समान शिकायत निवारण और विवाद प्रबंधक ढांचा स्थापित करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। आइए देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा की है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में, इस पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के संस्थापक निदेशक दिगंबर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार प्रकृति क्या है? तो इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए, केवल 5 लाख रुपए है। ये निम्नलिखित विषयों में लागू या मौलिक, उल्लेखनीय और उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। इसमें जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान आदि के लिए ये दिया जाता है। इसकी पात्रता, तो इसके लेने के लिए पात्रता क्या होती है? तो भारत का कोई भी नागरिक जो पुरस्कार के वर्ष से पहले के वर्ष में 31 दिसंबर को 45 साल की आयु तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किसी भी क्षेत्र या अनुसंधान में लगा हुआ है, भारत के प्रवासी नागरिक और भारत के में काम करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भी इसके पात्र होंगे। ये पुरस्कार वर्ष के पहले के 5 वर्षों के दौरान मुख्य रूप से भारत में किए गए कार्यों के माध्यम से दिए गए योगदान के आधार पर प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार प्रदान करने में CSIR के शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन से गठित सलाहकार समितियों की सिफारिशों द्वारा निर्देशित किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं के नाम 26 सितंबर CSIR स्थापना दिवस इसी दिन होता है, पर महानिदेशक CSIR द्वारा सार्वजनिक किए जाते हैं। आज के हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। ठीक है, धन्यवाद।